हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, अपन एग्जाम देने के लिए जाते हैं। कई दफा हमारे पेपर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कुजवास, डोनबास, कोयला क्षेत्र किस देश के अंदर है? कुजवास, डोनबास, लोहा इस्पात सेंटर किस देश के अंदर है? कौन सा देश ऐसा है जो सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उस देश का नाम बताइए जिन्हें यूरोप का अन्न भंडार भी कहते हैं। उस देश का नाम बताइए जिस देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी स्थित है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा के अंदर अपन देखते हैं, उत्तर के भी आते हैं। एक क्वेश्चन और भी आता है, आपने कभी मृदा के बारे में पढ़ा होगा। जब मृदा मिट्टी का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो उस टाइम के अंदर एक मिट्टी आती है चेरनोजम मृदा। चेरनोजम मृदा दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदा है, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर उस मिट्टी को काली मिट्टी, कपासिया मिट्टी, वर्टिसोल मिट्टी, रेगुर मिट्टी इस प्रकार के नाम से जाना जाता है। वहीं यूक्रेन के अंदर उस मिट्टी को चेरनोजम मृदा कहते हैं। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसी कारण इस देश के अंदर यूरोप का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। इसी मृदा के कारण यूरोप का नहीं पूरे वर्ल्ड का सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन होता है। हम बहुत सारे ऐसे रहस्य भरे क्वेश्चनों का आज हल देखेंगे और उस देश के बारे में जो मैं बता रहा हूं उस देश का नाम है यूक्रेन। तो चलिए आज हम यूक्रेन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन पढ़े वो हमारे पेपर के अंदर आए नहीं। कई बार ऐसा होता है मैं पढ़ा तो बहुत, लेकिन जो मैं पढ़ा वो क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर नहीं आए। तो मैं आपसे एक बात में शेयर कर देता हूं, मेरा अनुभव भी है इस मामले के अंदर। बहुत सारी एग्जाम मैंने दी हैं तो उसके अंदर ऐसा होता है जो ट्रेंडिंग के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, वर्तमान के अंदर चल रहा है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन याद करते हैं वो जिनका अभी कुछ ही 2-3 सालों के अंदर या वर्तमान के अंदर कभी उसका नाम भी नहीं है, उस घटना का, उस चीज का, हम उस पर ज्यादा फोकस देते हैं और उनसे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो वर्ल्ड के अंदर वर्तमान के अंदर घटनाएं घट रही हैं या अभी 1-2 साल के अंदर घटनाएं घट चुकी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर ज्यादा आते हैं। उनसे ही क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसी कारण आज अपन यूक्रेन देश का अध्ययन करेंगे। यूक्रेन का चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे भौतिक स्थिति हो, चाहे यूक्रेन की आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सांस्कृतिक स्थिति हो, चाहे परिवहन स्थिति हो, प्रत्येक पहलू पर गहराई से अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखें तो देखिए, यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का रशिया के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिनके पूर्व की ओर ये यूक्रेन है। हमारा मैंने यूक्रेन दर्शाया है, ये यूक्रेन के पूर्व की ओर यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा क्षेत्र रूस है। यहीं यूक्रेन की उत्तर की बात करें तो उत्तर के अंदर ये बेलारूस है। वहीं यूक्रेन के जो उत्तर और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर पोलैंड है। और यदि यूक्रेन के देखिए यहाँ पश्चिम की बात करें तो हंगरी है और दक्षिण और पश्चिम के अंदर रोमानिया और मोल्डोवा 2 देश हैं। वहीं यदि इसकी दक्षिणी स्थिति की बात करें तो दक्षिण के अंदर उनके काला सागर और अजाव सागर स्थित है। ये तो होगी उनकी स्थिति, पोजीशन कि यूक्रेन के चारों ओर कौन कौन से देश या सागर है। अब देखिए, यूक्रेन 91 से पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा रहा। 1991 के अंदर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उस टाइम के अंदर ये भी यूक्रेन भी सोवियत संघ से अलग हो गया। ये यूक्रेन है, ऊपर बेलारूस है, उसके ऊपर 3 देश और आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिन्हें बाल्टिक देश भी कहते हैं। 3 देश हैं क्योंकि उनके
पश्चिम के अंदर बाल्टिक सागर, इसलिए वो देश बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। ये सभी क्या थे? सोवियत संघ के हिस्से थे। सोवियत संघ के 12 टुकड़े हुए थे। ऊपरी ऊपर 3 बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उसके पश्चात बेलारूस, उसके पश्चात यूक्रेन, उसके पश्चात जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जो ये देश है जो ये सभी किसके हिस्से थे? कोई टाइम के अंदर सोवियत संघ के थे। तो चलिए अपन आज यूक्रेन के ऊपर आ जाते हैं, जो मेन हमारा मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, बहुत ही सुंदर शहर है। यूक्रेन की राजधानी कीव 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के ऊपर नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ गया कि यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे पर स्थित है? नीपर नदी के किनारे पर स्थित है तथा कौन सी रेखा पर स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कीव स्थित है। नीपर नदी के बारे में चलिए। नीपर नदी है वो रूस और बेलारूस से होती हुई और यूक्रेन के हृदय क्षेत्र से प्रभावित होते हुए एक काला सागर के अंदर आकर गिरती है, और यहाँ जहाँ पर ये काला सागर के अंदर मिलती है उसके मुहाने पर यूक्रेन का बड़ा शहर खेरसोन भी स्थित है। इसी नीपर नदी के किनारे पर यूक्रेन के बड़े बड़े शहर हैं। देखिए कीव, जेपोरोजिया और खेरसोन जैसे बड़े जो शहर हैं उसी नीपर नदी के किनारे पर स्थित हैं। अब उसके पूर्व दिशा की ओर बात करें, पूर्व दिशा के अंदर एक नदी बहती है, डोनेत्स्क नदी। देखिए ये रशिया से निकलती है, यहाँ रूस से निकलती है, रूस से निकलकर और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से बहती हुई और ये कहाँ मिल जाती है? डोन नदी के अंदर मिल जाती है। डोनेत्स्क नदी डोन की सहायक नदी है और यह पूर्वी यूक्रेन की महत्वपूर्ण नदी है। अब देखिए नाम आता है, मैं इस पर क्यों उस पर मैं विशेष ज्यादा जोर दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आते हैं यूक्रेन के इसी हिस्से से आते हैं। देखिए जो ये हिस्सा मैंने बताया यहाँ से लेकर जो ये पूर्वी यूक्रेन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूर्वी यूक्रेन से बनते हैं और ये दक्षिणी जो यूक्रेन है उनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो पूर्वी यूक्रेन के अंदर उनके कौन कौन से स्टेट हैं? देखिए यहाँ पूर्वी यूक्रेन की महत्वपूर्ण नदी है डोनेत्स्क नदी, जो डोन की सहायक नदी है और कहाँ आकर गिरती है? अजोव सागर के अंदर गिरती है। तो डोनेत्स्क नदी के बेसिन के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं? डोनबास, देखिए यहाँ पर कुजबास, लुहांस्क, इस प्रकार जो स्टेट हैं बड़े बड़े वो कहाँ पर है? डोनेत्स्क बेसिन नदी के अंदर है। और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोनबास का क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए ये पूरा क्षेत्र है जो डोनेत्स्क नदी के मुहाने वाला बेसिन वाला क्षेत्र है उन्हें डोनबास का क्षेत्र, और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है जो कुजेंस्क है ये कहलाता है कुजबास का क्षेत्र। डोनबास का क्षेत्र ये वाला पूरा, ये कुजबास का क्षेत्र ये है, और देखिए ये है लुहांस्क का क्षेत्र, ये सुमी है और ये खार्किव है। ये उसके पूर्वी किनारे पर स्थित बड़े बड़े शहर हैं, सुमी शहर है, खार्किव शहर है, और ये लुहांस्क है, और ये डोनेत्स्क है, ये कुजेंस्क है। तो यहाँ जो उनका पूरा महत्वपूर्ण ये एरिया है पूर्वी यूक्रेन का, उनमें डोनबास क्षेत्र और कुजबास क्षेत्र ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनेत्स्क नदी के बेसिन के अंदर क्या निकलता है? कोयला और लोहे ऐसक निकलता है। यूक्रेन का सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? 90% कोयला का उत्पादन इसी डोनबास और कुजबास बेसिन के अंदर होता है। और कोयला भी कौन सा? देखिए सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है। कोयले के प्रकार एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, ये कोयले के प्रकार होते हैं। जो सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, वो चीन के अंदर मिलता है, हमारे झारखंड के अंदर कुछ मिलता है, और अधिकतर कोयला वो एंथ्रेसाइट कोयला चीन के अंदर। और जो डोनबास वाला क्षेत्र है, कुजबास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर डोनेत्स्क नदी के बेसिन के अंदर एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। उसके पश्चात कौन सा कोयला मिलता है? यहाँ पर बिटुमिन्स और लिग्नाइट कोयला भी मिलता है इस नदी मुहाने के, इस नदी बेसिन के अंदर। और इसी बेसिन के अंदर क्या मिलता है? लोहा ऐसक, लोहे के जो ऐसक है वो भी यहाँ पर पूरे भंडार भरे पड़े हैं। अब देखिए जो पूर्वी यूरोप के अंदर कौन कौन से हमें खनिज मिल रहे हैं? कोयला मिल रहा है, दूसरा लोहा ऐसक मिल रहा है, ये तो सामान्य खनिज हो गए। उसके पश्चात इस दुर्लभ खनिज भी मिलते हैं।
यूक्रेन के अंदर दुर्लभ खनिज, जो भी हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रहे, यूक्रेन और अमेरिका की जो वार्ता हुई थी उसके अंदर दुर्लभ खनिजों के मामले में लेकर, तो देखिए दुर्लभ खनिज का उत्पादन कहाँ होता है, दुर्लभ खनिज कहाँ मिलते हैं। वैसे तो कई देशों के अंदर मिलते हैं, लेकिन यूक्रेन के अंदर भी इनके भंडार हैं दुर्लभ खनिजों के। लिथियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, नियोडीमियम, ये दुर्लभ खनिज यूक्रेन के अंदर भंडार है यहाँ पर। और कहाँ पर है, पूर्वी यूक्रेन और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये दुर्लभ खनिजों के भंडार है। अब देखिए यहाँ पर अपन चलते हैं इसके दक्षिणी हिस्से के अंदर। दक्षिणी हिस्से के अंदर देखिए यहाँ पर इनका काला सागर है और यहाँ पर क्या है, अज़ोव सागर है, और ये इनका क्रीमिया प्रायद्वीप है। देखिए यूक्रेन मुख्य भूमि है ये, और इनसे थोड़ा सा दूर कर नीचे की ओर एक क्रीमिया प्रायद्वीप जो काला सागर के अंदर है। और ये देखिए काला सागर और अज़ोव सागर दोनों को अलग करता है, और काला सागर अज़ोव सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उस जल संधि का नाम क्या है, करच जल संधि। अब परीक्षा के अंदर कई बार आता है कि जल संधि का मिलान करो, जिब्राल्टर जल संधि कहां पर है, मैगेलन जल संधि कहां पर है, करच जल संधि कहां पर, इस प्रकार जल संधियों का नाम दे देते हैं कि उसका मिलान करो। जैसे मैगेलन जल संधि है, किसका विभाजन करती है, किनको जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, कहाँ मिलती है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर मिलती है। जो अपन चिली और अर्जेंटीना को पढ़ते हैं तो अर्जेंटीना के जस्ट नीचे, चिली के नीचे डिएरा फ्यूगो डेल एक द्वीप है, उनको और जो दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि है उनको उनसे पृथक करने वाली जो ये संधि है, और जोड़ती किनको है, प्रशांत महासागर अंध महासागर को जोड़ती है। वहीं जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर के अंदर मिलती है, करच जल संधि है। तो जल संधियों के बारे में यदि कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है तो करच का, क्यों करच अभी हाल चर्चा के अंदर ही 2-4 दिन पहले करच जल संधि है वो हाल चर्चा के अंदर हुई। क्यों हुई, क्योंकि देखिए करच जो जल संधि अज़ोव सागर और काला सागर दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। करच है क्या, करच क्रीमिया प्रायद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। करच शहर है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया करच जल संधि, अज़ोव सागर और काला सागर को जोड़ती है। और यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, यहाँ पर देखिए रशिया ने बनाया है, रशिया ने अज़ोव सागर और काला सागर इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या बनाया, पुल बनाया, परिवहन के हेतु पुल बनाया हुआ है सागर के अंदर संधि के ऊपर से। तो देखिए इस पुल को हाल ही के अंदर यूक्रेन ने उड़ा दिया। तो इसको पुल को उड़ाने से क्या हुआ, काला सागर और अज़ोव सागर का कनेक्ट है वो कट गया। तो इसलिए अभी हाल ही के अंदर ये जो जल संधि है वो चर्चा में हुई। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ इस जल संधि के यहाँ पर जो पुल था काला सागर अज़ोव सागर को जोड़ने वाला, उस पुल को विस्फोट द्वारा उड़ा दिया गया, जिससे परिवहन व्यवस्था बाधित हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्रीमिया जो प्रायद्वीप है, क्रीमिया के अंदर एक पर्वत श्रेणी भी है, उसका नाम है क्रीमियन पर्वत श्रेणी। जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, क्रीमियन पर्वत श्रेणी है। और क्रीमिया की जलवायु की बात करें, आप देखिए पूरा जो ये यूक्रेन उसकी जलवायु है शीतोष्ण जलवायु है, ये शीतोष्ण जलवायु के अंदर आता है। क्रीमिया देखिए, क्रीमिया के अंदर यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्षा नहीं होती है, शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है यहाँ पर क्रीमिया। तो ये भी महत्वपूर्ण, यूक्रेन का कौन सा हिस्सा परीक्षा के अंदर यह भी आ जाए कि देखिए महाद्वीपों के अंदर स्थित उस क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर क्या मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु या रूम सागरीय जलवायु मिलती है, क्रीमिया। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्रीमिया के अंदर रूम सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। एक क्वेश्चन आता रहता है जो चिल्ली के अंदर आपने चिल्ली पढ़ा होगा, चिल्ली के अंदर देखिए चिल्ली की आकृति इस प्रकार से लंबी है, मीज के समान है, इस प्रकार की लंबी है चिल्ली। तो देखिए उस पर 3 प्रकार की जलवायु मिलती है चिल्ली के अंदर। उत्तर की ओर कौन सी जलवायु मिलती है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। मध्य के अंदर कौन सी मिलती है, रूम सागरीय भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। और दक्षिण चिल्ली के अंदर कौन सी मिलती है, शीतोष्ण जलवायु मिलती है। तो इस प्रकार चिल्ली वाला भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो मध्य चिल्ली के अंदर कौन सी जलवायु मिलती है, रूम सागरीय या रूम सागरीय या भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। और मैं इसलिए बता रहा हूं इसको क्रीमिया को, क्योंकि जो रूम सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु होती है ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है। लेकिन यहाँ पर महाद्वीपों के अंदर मिल रही है, महाद्वीपों के अंदर एक प्रायद्वीप है छोटा सा,
उसके अंदर भी मिल रही है। और अभी हाल ही के अंदर ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है क्रीमिया प्रायद्वीप, क्योंकि इस पर किसका अधिकार हो चुका है, रशिया का अधिकार हो चुका है। कोई टाइम के अंदर ये यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान के अंदर ये किसके हिस्से के अंदर आता है, अब इस पर रूस ने अधिकार कर रखा है क्रीमिया के ऊपर। तो ये हो गया हमारा क्रीमिया वाला। अब देखिए यहाँ पर इसके जो यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सा है, जहां पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, ये वहां पर कार्पेथियंस पर्वत श्रेणी मिलती है। देखो यहाँ पर कार्पेथियंस पर्वत श्रेणी है, और यहां से लेकर इसके इस भाग से लेकर ये देखिए उत्तरी और पश्चिमी हिस्से से लेकर, और मैं आपको यहाँ बताऊं, ये जो उत्तरी यूक्रेन है ये हाईलैंड वाला क्षेत्र है। हाईलैंड मान पठारी क्षेत्र है, पठारी और दलदल का क्षेत्र है। ये वाला पूरा क्षेत्र पठारी और दलदली क्षेत्र है, यहाँ उबड़ खाबड़ भूमि है। देखिए शीत ऋतु के अंदर यहाँ टेम्परेचर माइनस है, -7, -7, -8, -9, -10 तक पहुंच जाता है शीत ऋतु के अंदर, और पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो हाईलैंड वाला क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, पूरा बर्फ से ढक जाता है, बर्फ का मैदान के अंदर। वहीं ग्रीष्म ऋतु के अंदर पिघलने लगती है, और जैसे ये बर्फ पिघलेगी, यहाँ पर देखिए के अंदर बर्फ है, ग्रीष्म ऋतु आएगी तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर अधिकतम तापमान 15 से लेकर 17 सेंटीग्रेड रहता है। हम देखिए राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान कभी 45, 46, 47, 48, 49 तक चला जाता है। वहीं यूक्रेन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर अधिकतम मैक्सिमम टेम्परेचर है 15 डिग्री या 16 या 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो उस टाइम के अंदर यह वाला बर्फ क्या करेगी, पिघलेगी। तो बर्फ पिघलेगी तो यहाँ नदी नालों द्वारा यहाँ नदी नालों के अंदर पानी प्रवाहित होने लगेगा, और ये पानी कहाँ आएगा, इस हिस्से के अंदर आएगा, उत्तर की ओर आएगा, क्योंकि इसका ढाल देखिए यूक्रेन का ढाल किस ओर है, दक्षिण की ओर है। ये हाईलैंड उस पठार है। देखिए यूक्रेन की स्थिति क्या है, यहाँ पर हाईलैंड है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या पर्वतीय क्षेत्र है, और ये क्या यूक्रेन की निम्न भूमि है। देखिए यहाँ से लेकर और ये पूरा मैंने बताया, ये यूक्रेन की निम्न भूमि है, ये पठारी भूमि है, ये पर्वतीय भूमि है। तो पानी देखिए यहाँ से नदियां निकलेगी, कहाँ आएगी, काला सागर, अधोर सागर में आएगी, और यहाँ से बर्फ पिघलेगी बर्फ पिघलेगी, और पानी कहाँ से आएगा, काला सागर, अधोर सागर के अंदर आएगा। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर यहाँ पर जब बर्फ पिघलकर पानी इस निम्न भूमि के अंदर आता है, ये निम्न भूमि क्या कहलाती है, स्टेपी घास के मैदान। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये पूरा दुनिया की 55% काली मृदा है। दुनिया की 55 काली मृदा है। वो कहाँ मिलती है, अकेले यूक्रेन के अंदर मिलती है। इसके 2/3 भाग पर स्थित है, इसके 2/3 भाग पर काली मृदा है। आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे भाग जो निम्न भूमि है वो काली मृदा है। दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदा है काली मिट्टी, जो भारत के अंदर उन्हें कपासिया मिट्टी, रेगुर मिट्टी, वर्टिसोल मिट्टी भी कहते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय सोइल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर इसको क्या कहते हैं, चेरनोजम मृदा कहते हैं। इंटरनेशनल सोइल क्लासिफिकेशन के तहत इसको चेरनोजम मृदा कहते हैं। दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदा जो यूक्रेन के 2/3 भाग पर फैली हुई है। और इसी भाग के अंदर जब नदी नालों का पानी यहाँ पर आता है तो यहाँ पर घास क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं, स्टेपी घास के मैदान कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये आ गया, स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर है, यूक्रेन और रशिया के अंदर है। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। पंपास घास का मैदान कहाँ पर है, अर्जेंटीना के अंदर है। अब घास का मैदानों के बारे में क्वेश्चन आता है। देखिए स्टेपी घास के मैदान यूक्रेन और रशिया के अंदर। कौन सी घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। कौन सी घास है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान कौन सी घास है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कहाँ पर है, अर्जेंटीना के अंदर है। लानोस घास के मैदान कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कहाँ पर है, ये वेनेजुएला और गुयाना हाईलैंड के ऊपर मिलती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर।
कंपोस्ट घास के मैदान कौन सी घास है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कहाँ मिलती है ये? दक्षिण अमेरिका के अंदर, जो ब्राजील का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, ब्राजीलियन हाईलैंड है, वहाँ पर मिलती है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर है आप बताएंगे, और मेरे यहाँ पर जो उनके कमेंट बॉक्स है उसके अंदर उसका उत्तर आंसर लिखकर आप देंगे, आप बताएंगे वेल्ड घास के मैदान कहाँ मिलती है। मैं अगले जो वीडियो है उसके अंदर इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप मुझे बताएंगे आप। तो अपन ये पढ़ रहे थे, इसके अंदर देखिए इसी घास के मैदान के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ पर गेहूं किस ऋतु के अंदर? ग्रीष्म ऋतु के अंदर गेहूं की कृषि की जाती है। अपन कहाँ करते हैं? शीत ऋतु के अंदर अपन गेहूं की कृषि, दिवाली आसपास गेहूं की बुआई करते हैं। और यहाँ पर गेहूं की बुआई कब करते हैं? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। क्यों? शीत ऋतु के अंदर पूरा क्षेत्र बर्फ से जम गया या माइनस के अंदर टेम्परेचर है, गेहूं होगी नहीं। जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी मौसम सुहाना हो जाएगा और टेम्परेचर 12-13 सेंटीग्रेड के आसपास हो जाएगा। पानी भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जो हाईलैंड से जो बर्फ का मैदान है उनसे बर्फ पिघलेगी और नीचे की ओर आएगी, तो दलदल भूमि से जो आएगी तो यहाँ पर पानी की कमी नहीं रहेगी। तो इस भाग के अंदर किसकी खेती की जाती है? गेहूं की कृषि की जाती है। इसी कारण यह यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला देश है। और इसी मैदान पर सूरजमुखी की खेती की जाती है। जीके का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूरे वर्ल्ड का सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यूक्रेन। पूरे वर्ल्ड के अंदर सूरजमुखी का तेल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यूक्रेन। पूरे वर्ल्ड महाद्वीप के अंदर सूरजमुखी का आटा का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यूक्रेन। अब ये आ गए यूक्रेन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं देखो ये बता चुका हूँ, मर्दा है ये कोयला क्षेत्र बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पर लोहा इस्पात कंपनी, आपने नाम सुना होगा। देखिए स्टील किंग किसे कहते हैं? लक्ष्मी निवास मित्तल को, जो राजस्थान के जो राजगढ़ है, जो यहाँ पर तारनगर के पास पड़ता है, राजगढ़ के वो निवासी हैं, उनका मूल स्थान वही है। तो देखिए लक्ष्मी निवास मित्तल, जिन्हें स्टील किंग ऑफ एशिया महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने यूक्रेन की सबसे बड़ी एक कंपनी है आर्सेलर कंपनी। कहाँ? आर्सेलर कंपनी, जो कहाँ पर स्थित है? किरवीरिही नाम का एक शहर है। यहाँ पर देखिए जो निकोपॉल है उनके पास ही पड़ता है किरवीरी ये शहर। वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी, स्टील बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? आर्सेलर थी। और आर्सेलर को किसने खरीद लिया, किसने अधिग्रहण कर लिया? हमारे देश के लक्ष्मी निवास मित्तल ने इस आर्सेलर गया। आर्सेलर मित्तल कंपनी, आर्सेलर मित्तल कंपनी सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी है। कहां पर है? किरवीरीह के अंदर है। दूसरी इस्पात की कंपनी देखिए यहाँ पर यूक्रेन की काम पर है, मारियापोल के अंदर है। मारियापोल के अंदर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण इस्पात कंपनी है। यहाँ पर इनकी एक यहाँ पर किरवीरी के अंदर है। जो इसके जो प्रीपेड दलदल भूमि है, मैंने बताया था ग्रीष्म ऋतु के अंदर यहाँ पर बर्फ पिघल जाती है, तो बर्फ पिघलने से यह दलदल क्षेत्र बन जाता है। इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? प्रीपेड दलदल भूमि। और इस घास के मैदान को स्टेपी घास के मैदान कहते हैं। तो यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रीपेड दलदल भूमि कहां पर है? यूक्रेन के अंदर है। तो हमारे वीडियो ये काफी लंबा हो रहा है। यूक्रेन का अगला पार्ट अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। यूक्रेन की स्थिति, इसकी परिवहन स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में अगली वीडियो के अंदर बताएं। लंबा वीडियो होने पर आप भी नहीं देख पाओगे, आप भी क्या कर स्किप कर दोगे। इसलिए मैं यहीं पर विराम देता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों, हालांकि मैं कभी नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, क्योंकि कहने से करता तो है नहीं। यदि मुझे कोई कहे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई नहीं करता है। यदि आत्मा मानती है तब करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करो, यदि आपकी आत्मा मानती है कि ये चैनल है कर्मेश्वरी यूनिवर्सिटी, अपना चैनल मानते हो, तब तो आप इनको सब्सक्राइब कर देना, अन्यथा कोई खास बात नहीं दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।